पूरे देश के लिए होगा वो दे दिया फेडरल को, यहाँ प्रोविंशियल को दे दिया, प्रोविंशियल को बाद में स्टेट बोल देते हैं, यहाँ फेडरल को बाद में क्या बोल देते हैं, यूनियन। कॉन्करेंट में यानी स्टेट के भी इम्पोर्टेंस के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, दोनों के हैं, तो कॉन्करेंट में यानी समवर्ती सूची में, समवर्ती दोनों के बीच की, हाँ बिल्कुल। प्रांतीय लोकल, बिल्कुल। संघीय पूरे देश के लिए संघ, ठीक है, कॉन्करेंट। अगला है, इसमें अगला क्या किया गया, अगला इसमें किया गया प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस वाज स्टार्टेड इन द स्टेट कैंसलिंग डायरकी। हमने पढ़ा था ना कि डायरकी थी, द्वैत शासन था उस समय, आप देखेंगे ना डायरकी थी, द्वैत शासन। क्या होता है द्वैत शासन, मैंने एग्जांपल दिया था दिल्ली का। क्या किया इसमें, इसने स्टेट को इंडिपेंडेंस कर दिया, इंडिपेंडेंसी दिए हैं, यहाँ पर है ना ये, इंडिपेंडेंस दी है, यानी जो स्टेट है स्टेट को इंडिपेंडेंस बना दिया, द्वैत शासन को खत्म कर दिया। द्वैत शासन क्या होता है, डायरकी, कुछ सब्जेक्ट होते हैं, यानी जो सरकार है एक व्यक्ति ने मिलके चलाए, दो व्यक्ति मिलके चलाए, डिसीजन ये लेगा ये लेगा ये लेगा, ऐसे बटे हुए हो। यहाँ पर क्या होता है, गवर्नर और इसके अलावा प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर बोला जाता है ये, यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों में बटे हुए हैं। जैसे यहाँ पर केजरीवाल जी हैं, अभी अतिशी हैं, यहाँ पर गवर्नर हैं, डेप्यूटी गवर्नर हैं, उपराज्यपाल दिल्ली में। क्या होता है, कुछ चीज़ों के ऊपर डिसीजन ये लेंगे, अच्छा पुलिस का काम है, कौन लेगा डिसीजन, अच्छा गवर्नर साहब लेंगे। जमीन खरीदनी है, लैंड का इशू है, कौन लेंगे, गवर्नर साहब। कहीं बीमारी फैल गई, कौन लेंगे डिसीजन, केजरीवाल जी लेंगे। तो डिसीजन बटे हुए हैं। अच्छे काम कब होंगे, अच्छे काम तब होंगे जब दोनों मिलके काम करेंगे। अगर दोनों में आपस में इश्यू आ गया, किसी चीज़ को लेकर विवाद हो गया, ये बोलेगा मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये बोलेगा मैं ऐसा नहीं करूँगा, चीज़ें सब कुछ बिखर जाएगी। तो ये रहेगा। अब पुलिस वालों को टेंशन होगी, केजरीवाल जी की माने या फिर गवर्नर साहब की माने। पुलिस वाले टेंशन में, कहीं ज़मीन लेनी है, लैंड का इशू है, वो क्या कर देंगे, लैंड ऑर्डर है, दूसरा है लैंड, कहाँ की ज़मीन एक्वायर करनी है। अब ज़मीन के अधिकारी बोलेंगे यहाँ की पता लगा एक्वायर करने लगे, लोगों ने विरोध कर दिया, केजरीवाल जी बोल रहे हैं ज़मीन नहीं खरीदे, ज़मीन नहीं एक्वायर करनी है, गवर्नर साहब बोल रहे हैं ज़मीन एक्वायर करनी है, क्या करे, टेंशन में। अगर सारी चीज़ें एक के पास है, टेंशन कम होती है। पर दिल्ली का एक स्ट्रक्चर अलग है, दिल्ली का आप देखेंगे ना अलग तरह का स्ट्रक्चर, क्योंकि दिल्ली एक देश की सिर्फ एक स्टेट नहीं है, दिल्ली एक सिर्फ कैपिटल नहीं है, ये देश की राजधानी है, एक एरिया नहीं है, एक शहर नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, महानगर नहीं है, देश की राजधानी भी है। देश के जो काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस था साइट है वो दिल्ली में है। जैसे आपका पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, सारी चीज़ें तो नेशनल हेरिटेज वाले दिल्ली में है। इसके अलावा फॉरेन की एम्बेसी हैं सारे दिल्ली में, इसलिए दिल्ली में ना दो तरह की सरकारें वो दिखाई देती हैं हमें। पर यहाँ पर क्या था, यहाँ तो जानबूझ के वो किया गया था भाई, इस तरह की चीज़ें दो तरह की। अब क्या किया गया, यहाँ पर इसको फ्रीडम कर दिया, यानी कि अब जो भी है, जैसे अभी देखेंगे यूपी में देखेंगे, एमपी में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, किसी भी स्टेट में देखेंगे, गवर्नर के नाम पर सारे काम मुख्यमंत्री जी करते हैं, सीएम करते हैं। तो ये रहेगा, यहाँ क्या है, इंडिपेंडेंस। ये सेम वहाँ पर उस समय किया गया 1935 के एक्ट में, इससे पहले नहीं थी। स्टेट अपने कानून, लॉ एंड ऑर्डर खुद बनाएगा। जैसे एग्रीकल्चर में किसानों को क्या मदद देनी है वो करेंगे, जो भी काम करने हैं स्टेट को इंडिपेंडेंस दी। हेल्थ सेक्टर में कितना पैसा आ रहा है स्टेट के पास, कितना खर्च करना है, कहाँ पर कितना करना है, ये स्टेट डिसाइड करेंगे। तो अगला फिर क्या किया गया, इससे ये किया गया, एक फिर आरबीआई बनाया, फेडरल कोर्ट बनाया, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय बनाया। इसी का फिलहाल जो देखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, ये यही है फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय।
पूरे देश के लिए फेडरल, उस समय फेडरल बोला जाता था, बाद में यूनियन इसी का नाम पड़ गया संघीय, क्योंकि अंग्रेज चले गए तो हमने नाम बदल दिया। यानी कि फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट अलग था, ये अलग है। जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट है ये वाला है 1935 के एक्ट वाला, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में ना फैक्ट डालकर कंफ्यूज करते हैं, तो ये याद रखना, ये 35 वाला है, वो वाला नहीं है। इसके अलावा आरबीआई देखते हो, पैसा पैसा पैसा, कहाँ से पैसा आएगा, देश में पैसा कहाँ से छपेगा, आरबीआई बनाएगा। आरबीआई क्या करता है, पैसे को देखता है, कितने पैसे छपने हैं, कितना क्या कुछ सारी चीज़ें वो करने के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का बैंक, ये है। इसके अलावा क्या किया गया, जो देश था ना वो हिस्सों में बटा हुआ था। मैंने बोला था ना अंग्रेजों का पूरे देश पर राज था, पर मैंने आपको साथ में ये भी बोला था पूरे देश पर अंग्रेज, जहाँ कुछ जगह तो उनका था, कुछ जगह उनकी चलती थी। तो यहाँ क्या हो गया, जैसे आप देखेंगे ना उस समय राजा महाराजा भी होते थे। यहाँ पर हैदराबाद का आपने सुना होगा, भारत जब आज़ाद हुआ तो काफ़ी ज़्यादा रियासतें इंडिया में मिलाए गए थे। तो 567 के आसपास यहाँ पर छोटी छोटी रियासतें थी, रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य थे, राजा थे। जैसे आपके यहाँ पर थे खूब सारे राजा महाराजा उस समय होते थे, जैसे ग्वालियर के थे सिंधिया हैं, जो अभी मिनिस्टर भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, उन्हीं के परिवार वाले थे। तो वो सिंधिया राजघराना था, रॉयल फैमिली था, उनकी भी एक एरिया था यहाँ पर ग्वालियर के आसपास। इसके अलावा राजस्थान में खूब सारे राजपूत राजा होते थे, जैसे बीकानेर के थे महाराज। इसके अलावा यहाँ पर गुजरात के थे, गुजरात के जूनागढ़ के थे। इसके अलावा हैदराबाद के थे, हैदराबाद के निजाम थे, नाम अलग थे पर हैदराबाद काफ़ी बड़ा एरिया था। इसके अलावा जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर में थे हरि सिंह थे महाराज, यानी कि यहाँ के राजा थे। ऐसे कर करके पटियाला के थे, ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे वो थे। वहाँ पर अंग्रेज उनको बोलते थे, काम जो चाहते थे अंग्रेजों का होता था, पर ये था कि हाँ ठीक है ये राजा हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या किया गया, और कुछ एरिया ऐसे थे जिन पर, जैसे ये प्रोविंस है ना 11 हैं, जैसे ये बम्बई है यहाँ पर, जैसे इस तरह का मैंने बोला ना लगभग, मैंने ये बोला था लगभग उसकी बाउंड्री उनके आसपास थी। ये है जैसे यहाँ पर ये है, ये हो गया ऐसे करके, ऐसे कुछ कुछ एरिया में इस तरह का, मतलब अलग तरह की बाउंड्री बनी हुई थी ऐसे करके। ये है जैसे मान लो ये है, ये हो गया, यहाँ पर ऐसे बाउंड्री बना लो, ये हो गया ऐसे करके। ये एरिया थे यहाँ पर, जो मैक्सिमम पार्ट था इंडिया का, उस पर क्या था, ब्रिटिश की सीधी हुकूमत थी। वहाँ ये प्रांत थे, जैसे ये प्रांत बना दिया ना, ये है आपका प्रोविंस, ये आपका यहाँ बनाया है ना, ये था आपका यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, जैसे ये है। यूपी अभी देखेंगे तो यहाँ तक है ऐसा, पर इसका कुछ हिस्सा जैसे इसमें था अवध वगैरह थे। तो सेम चीज़ें ना वहाँ पर क्या थी, इनके लिए बोले कि इनमें क्या था, बाइकैमरलिज्म किया गया था, द्विसदनीय, अपर हाउस लोअर हाउस किया गया 11 में से 6 में। इसके अलावा इंडिपेंडेंसी भी दी गई, अपने जो सब्जेक्ट है उन पर काम खुद करे। ये चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, राजा महाराजा थे वहाँ पर नहीं हो रही थी ये चीज़ें, याद रखिए। वहाँ पर फिर क्या किया गया, इन्होंने अब क्या किया, इस एक्ट में 1935 के एक्ट में ये बोला कि ये राजा महाराजा और ये मिलके यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, वहाँ पर इकट्ठा मिलके काम करेंगे, ये बोला गया। यही है, द एक्ट लॉन्च द ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनाइट। इन्होंने बोला ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, अखिल भारतीय सब मिलके काम करें, इकट्ठा संघ बने। तो पर क्या काम करने वाले हैं राजा, क्यों? वो बोला कि मैं तो राजा हूं, मैं क्यों करूं, ये तो प्रजा है, नेता को मैं क्या मानूं, मेरे तो बाप भी राजा थे, दादाजी भी कहीं के किंग थे, उसके परदादा भी किंग थे, हम तो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। अरे ये तो कल इलेक्शन लड़ा, नेताजी तो कोई भी बन जाता है। इसके अलावा आपस में ये चाह रहे कि पूरा देश एक हो जाए, वो चाह रहे कि हम अपने
जो हमारा जो किंगडम है उसको बचा लें। राजा महाराजा छुटके छुटके दिख रहे हैं अब भी, देश आजाद होने में सिर्फ 12 साल हैं, पर राजा महाराजा आपको दिख रहे हैं। आज भले ही न दिखे, राजा महाराजा यहाँ तक छोटे छोटे हैं, बस छुटके छुटके। तो ये था, तो इसको लेकर यहाँ पर कोशिश की गई इकट्ठा बनाने की। तो यहाँ क्या है, ये बनाया गया, इसको आप लिख लो। कुछ बताना है इसमें? सारे को लिख लेना, ये सारा काम का है। आप कॉपी में उल्टे नोट्स बना रहे हैं अरबिक की तरह।
हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है 1935 के बाद, मैंने बताया ना चीज़ें फिर बदलती है। 1942 में एक और होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों, अब क्योंकि उन्होंने दिमाग से सोच लिया था कि हम फ्रीडम रहेगा, तो यहाँ क्या होता है भारत छोड़ो, देश को छोड़ो, ऐसे करके इन्होंने मूवमेंट चलाया। ये है आपका। उसी समय एक आए थे क्रिप्स आए थे, एक व्यक्ति, उनके नाम पर डाला गया नाम क्रिप्स मिशन। इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है, इसमें हल्की सी एक बात कही गई। इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि इसने क्या बोला कि सेकंड वर्ल्ड वार होगा ना, ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम आपको डोमिनियन का स्टेटस दे देंगे, डोमिनियन का दर्जा। डोमिनियन ये होता है, मेन काम तो होंगे, नाम रहेगा ब्रिटेन की महारानी का, काम होंगे इंडिया अपने अकॉर्डिंग करेगा। इंडिया को फ्रीडम रहेगी पर नाम उसके रहेंगे, मैक्सिमम काम उसके नाम से होंगे। तो ये बोले क्यों उसके नाम से होंगे, बोला आर्मी है, आर्मी पर कंट्रोल उनका होगा। यहाँ पर तो अभी ये बोला नहीं है, पर मतलब कि दिया नहीं है, पर यहाँ पर बोला क्या गया था, आर्मी जैसे उनकी रहेगी। अभी फॉरेन रिलेशन में कुछ हद तक इंडिपेंडेंसी रहेगी, ऐसे करके कुछ चीज़ें किया गया। तो ये बोले इंडिया में बोले नहीं, हम नहीं। और कब बोले कि हम कब देंगे, एक तो अभी भी नहीं, जब वर्ल्ड वार कंप्लीट हो जाएगा। 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध था, सेकंड वर्ल्ड वार है, ये 1945 में ख़त्म हुआ था। बात कर रहे हैं 1942 की, 1942 की, यानी कि हम आने वाले समय में देंगे, क्या बता दें न दें। तो ये करके फिर क्या हुआ, यहाँ पर इसका अपोज किया गया। ये सिर्फ क्या था, डोमिनियन का है वर्ल्ड वार, बस इसमें यही लिखना है क्रिप्स मिशन। फैक्ट में पूछ लिया जाता है कि क्रिप्स मिशन कब आया और इसमें क्या प्रोविजन था। मेन प्रोविजन यही था। आपको बस यही लिखना है, देखो इसको इतना लिखना है, हाँ बस एज पर ये इसको अंडरलाइन कर लेना, डोमिनियन को अंडरलाइन कर लेना। इसके अलावा क्या बोला गया कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एक बॉडी बनाई जाएगी, यानी जो लोग चुन के आएंगे उनकी एक संस्था बनाई जाएगी, एक निकाय बनाया जाएगा, एक बॉडी बनाई जाएगी। जो लोग चुन के आएंगे उनकी, वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि देश की सरकार कैसे बनेगी उसके रूप में काम करेगी। वो आगे चल के वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, अपॉइंटेड द इंडिया टू स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो मिलके देश का संविधान बनाएंगे। ये किया गया, कहने की बात ये है, यानी एक संस्था बनाई जाएगी, उसमें जो लोग चुन के आएंगे वो देश का संविधान बनाएंगे, देश का जो आप आगे जाके संविधान देखते हैं। हल्का सा ये दिया गया इसमें। इसके बाद क्या है, एक और आया था कुछ दिन बाद, जस्ट कुछ दिन, ये वर्ल्ड वार कंप्लीट हो चुका है। तो एक और मिशन आया कैबिनेट, जैसे यहाँ की कैबिनेट मिनिस्टर को भेज दिया जाए कहीं दूसरे देश में, ऐसे ब्रिटेन के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको भेजा गया इंडिया में, उसी के नाम पर रखा गया कैबिनेट मिशन। इनमें थे स्टैनफोर्ड, ये थे क्रिप्स वगैरह, ये मिल के आए थे, पैथिक लॉरेंस थे, ये थे। इसने क्या बोला, इसने बोला कि ये बोला यूनियन ऑफ इंडिया बनाएंगे, यूनियन ऑफ इंडिया, भारत का संघ बनाएंगे। उसमें कौन होंगे, हमने 1935 के एक्ट में क्या देखा था, प्रोविंशियल स्टेट थे बिल्कुल,
ये थे प्रिंसली स्टेट थे, राजशाही राज्य थे। और इसके अलावा जो थे आपके, ये था जो आपके प्रोविंस थे, जो कि आपके प्रांत थे। ये दोनों मिलके प्रिंसली स्टेट और दोनों मिलके क्या बनाएंगे यहाँ पर, यूनियन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश प्रोविंस एंड इंडियन स्टेट, ये मिलके बनाएंगे। इसके अलावा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी, इसमें क्या रहेगा, इसमें 398 मेंबर होंगे। प्रतिनिधि निकाय बनाएगी, संविधान सभा का चयन किया जाएगा जिसमें 389 मेंबर होंगे। यानी कि क्या है, इसमें जैसे आपकी पार्लियामेंट है ना, ये पार्लियामेंट की पूर्व वाली चीज़ है, पार्लियामेंट से पहले की चीज़ है। पार्लियामेंट में आपके दो हैं, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस में 250 मेंबर है, यहाँ 552 है। 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए गए, पर अभी हम नहीं मानते हैं हटाए हुए। सामान्य रूप से देखा जाए ये हैं 802 के। यहाँ पर कितने हैं, 389 ये हैं। ये क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी, ये बनाएगी 389। और इनमें से क्या करेंगे, ये अपने 389 में से, जैसे इनमें से कुछ लोग मिलके 70 से 80 लोग मिलके सरकार बनाते हैं, तो ये अपने में से कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे, 389 मेंबर, 389 मेंबर अपॉइंट करेंगे अपने में से कुछ को, जो क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा। इनको काम सौंपा जाएगा, भाई आप संविधान बनाइए, कैसे बनाना वो आपका जिम्मेदारी है, ये रहेगा। इसमें क्या है, 14 मेंबर वुड बी क्रिएटेड टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्रॉम मेन पार्टी। ये दिया गया कि ये 14 सदस्य क्या होंगे, अंतिम सरकार बनाएंगे। उस समय की अगर सरकार बनेगी तो क्या रहेंगे, इनमें से 14 मेंबर है। अब 70 से 80, क्योंकि उस समय भी तो कोई तो सरकार चाहिए थी ना, इंटरनल गवर्नमेंट, ये बनाएंगे 14 मेंबर, 14 सदस्य इनमें से ही, बाहर से नहीं, इनमें से ही। फिर इसके अलावा क्या है, ये वही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी। जब तक संविधान, until the constitution was articulated, the constituent assembly would be operate dominion legislature। जो संविधान सभा होगी ना, वो किसके रूप में काम करेगी, संविधान सभा ये काम करेगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली काम करेगी जब तक कि आपके लेजिस्लेचर के रूप में, यानी कि नियम कायदे जो देश के लिए क्या बनेंगे, तब तक ये देखेंगे डोमिनियन लेजिस्लेचर। और संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कितने मेंबर होंगे, 389 ये है। यानी कि 389 जो मेंबर हैं, ये क्या करेंगे, इनका नाम रखा गया रिप्रेजेंटेटिव असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो इनमें क्या होगा, देश में क्या नियम बनेंगे, क्या कानून बनेंगे, क्योंकि 1946 में आप देखेंगे ना, यहाँ संविधान बनने लग गया, और संविधान बन के तैयार हुआ 1949 में, लागू हुआ 26 जन 1950 में। तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन तक देश की सरकार कैसे काम करेगी। इस समय पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक भी किया था, आप देखेंगे ना, पाकिस्तान ने इंडिया पर आक्रमण किया था। जैसे देश आज़ाद हुआ तभी तो पीओके वहाँ का हिस्सा है, तो उस समय अगर कोई अटैक हो गया क्या करेंगे, तो कानून कैसे बनेंगे, कानून बनाएगी ये रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, संविधान सभा, ठीक है। उन्हीं में से ये संविधान सभा है, इन्हीं में से जो 14 मेंबर होंगे ये एक इंटरनल गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है, इसको लिख लो। जो 389 मेंबर है ना, 389 मेंबर है, इन्होंने किसी किसी को काम सौंपा, आपका काम ये है, आपका काम ये है, ये पूरे को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, न कि इसके छोटे हिस्से को। छोटे हिस्से को तो कुछ काम सौंप दिए गए, आप ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड है, आप इस कमेटी के हेड है, ये कमेटी बनाएगी, उनके हेड बनाए गए, पर पूरी को बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है।
हो गया, ठीक है। ये अगला है, यानी कि अब देश आज़ाद हो गया, बिल्कुल आज़ाद होने के किनारे पर खड़ा है। आज़ाद नहीं हुआ, आज़ाद होने के, फ्रीडम के किनारे पर खड़ा है। अब कानून आता है, उसमें क्या होगा, सिंपल, आप दो हिस्सों में बट जाइए, यही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। एक हिस्से का नाम एक है, दूसरे का दूसरा है। ये लास्ट है। इस समय देश के गवर्नर कौन थे, माउंटबेटन, उसी के नाम पर आ गया 1947 का। इसमें क्या किया गया, पार्टीशन किया गया इंडिया और पाकिस्तान में। मैंने बोला ना पाकिस्तान उस समय ये था, ये भी पाकिस्तान था, ये भी पाकिस्तान था। अच्छा, एक मज़ेदार बात है, उस समय क्या किया गया था ना, एक कॉरिडोर की भी बात की गई थी। बोले कि पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हमें बीचों बीच एक रास्ता चाहिए। बोले, फिर बोले मजाक है, देश को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे, रास्ता आपको दे देंगे, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा कहाँ जाएगा, ये बाद में नहीं दिया गया। बोले आपको जाना है तो यहाँ से जाइए, यहाँ से जाने का कोई नहीं है, बाद में ये अलग हो गया था, ठीक है। बाकी इसमें बस यही है कि इसको पूरी पावर दे दी गई थी, ग्रांटेड एब्सोल्यूट लेजिस्लेटिव पावर टू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड प्रोविंस एंड स्टेट टू फॉर्मुलेट देयर गवर्नमेंट। यानी कि इसको पूरी पावर दे दी गई, एब्सोल्यूट पावर, आपको जो करना है करिए। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, आपको जो करना है करिए, आप पूरे फ्री हैं। आपका मन करे ब्रिटेन के साथ रहिए, मन करे तो आप अलग हो जाइए। कुछ देशों ने जब आज़ाद हुए तो एक संगठन बनाया, उसका नाम था कॉमनवेल्थ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं, इंडिया में भी हुए थे, आप देखेंगे 2010 में, तो कॉमनवेल्थ करके बनाया, वो उनके ऊपर था। बोले कि इंडिया बोला ठीक है हम तो इसके सदस्य रहेंगे, मेंबर रहेंगे, ऐसे करके। यानी कि आपका जो मन कर रहा है, आप अपने देश का खुद ही मालिक है, ये करके किया, ये बनाए थे, ये लिख लो बस, इसके बाद एंड है इसका। कुछ पूछना है? हो गया? ये है, आपने देश आज़ाद करवा दिया। 3 क्लास में आपने देश का क्या कर दिया, देश का कल्याण कर दिया, आज़ाद हो गया। अब इससे क्या है, अभी जो आगे आएगा, आगे क्या है, इसके आगे का हिस्सा। तो अब हम अगला पढ़ेंगे, आपका कौन सा पार्ट है? देखिए, देश आज़ाद हो गया,
तो क्यों ना एक सीक्वेंस यही पढ़ लें। ठीक है, सोच रहे थे फंडामेंटल राइट पढ़े, पर इसके बाद हम ये पढ़ लेंगे कि देश तो आज़ाद हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, संविधान कैसे बना, संविधान में बनाने में किन किन लोगों ने इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया, किस कमेटी का हेड कौन बना, कि देश का हमने ये पढ़ा, इतिहास पढ़ा हमने, देखी कई सारे कानून इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए। अब भी हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट। इससे पहले वाले का है कि 3 लिस्ट है, अब भी हम देखेंगे संविधान में 3 लिस्ट है। तो क्यों ना अगली क्लास में हम यही पढ़े। अभी आज की क्लास आप कहेंगे तो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी क्या रहेगा, मतलब जो नेक्स्ट वाला पार्ट अभी जो रहेगा इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि देश जब आज़ाद होगा तो जो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितने दिन लगे। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनना है ना, इतने सारे एक्ट हुए। अब लास्ट में जाकर इन्होंने क्या बोला, भाई आप फ्री हैं, अपना जो देश चलाएं अपने अनुसार चलाएं, यही बोला। अब देश अपने अनुसार चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई नियम कायदे चाहिए। तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ की देखी, कुछ हमने बाहर से ली। तो जो हम देखेंगे, अब पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संविधान सभा जो 1946 में बननी शुरू हुई थी और 1949 में पूरी हो गई थी। ठीक है, उसमें क्या क्या डिबेट थी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी, उन्होंने कौन सी पार्ट कहाँ किस देश से लिए, उसका हेड किस कमेटी का कौन था, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी। और उस समय क्या क्या सिनेरियो हो रहा था, उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो कंडीशन क्या थी, ताकि हमें अगर कोई कानून बन रहे, देखो इतने जो कानून बने थे, इतने कानून जो बने थे, इतने कानून बने, ये हर एक कानून के ऊपर उसका जो बैकग्राउंड है उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं हम। जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो उसको अलग तरह का बना रहे हैं, जब नहीं है तो तब अलग तरह का बन रहा है। सेम चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, जब देश आज़ाद हो रहा था तो इंडिया के सामने चैलेंज क्या क्या थे, क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट पार्ट में एंटर कर रहे हैं ये है हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 1946 से लेकर 1949 तक ये थी ना। इन्होंने क्या बोला, बोले कि हमने जो आपको पावर दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, जो संविधान सभा वो फ्री है, देश के लिए जो चाहे वो कानून बनाए, एब्सोल्यूट फ्रीडम है उसको, एब्सोल्यूट जो करे यही। फिर क्या करती है, यही क्या बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाती है। और किस समय के बीच में बनाती है, इस समय में, बिल्कुल यहाँ पर बनाना शुरू करती है 1947 में। यहाँ बीच में अंग्रेज चले जाते हैं इंडिया छोड़कर और पूरी पावर दे जाते हैं। बैठक पहले होने लग गई थी, चले बाद में गए, कुछ ही समय बाद ही चले गए थे, कुछ महीने बाद। तो अभी क्या हुआ, संविधान बनता है। तो संविधान पर क्योंकि जब बन रहा है तो उसके सारे सिनेरियो का इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई आप कुछ बना रहे हो तो आपके सिनेरियो का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देश के सामने तब चैलेंज क्या क्या थे, अब बात करेंगे क्या चैलेंज थे, ताकि हमें पता लगे ना ये चीज़ें क्यों बनी है। बताइए क्या चैलेंज थे, यानी क्या चुनौतियाँ थी। चैलेंजेस क्या क्या थे, चुनौतियाँ क्या क्या थी। बिल्कुल, सबसे पहले ये था कि देश को कैसे रन किया जाए, कैसे चलाया जाए, बिल्कुल सिस्टम को। पहला तो यही था कि भाई अंग्रेज चले गए, अब देश को कैसे चलाए हमारे सामने, क्योंकि हमें तो पूरी पावर देंगे ना। मेन कुर्सी पर तो आपको बैठा गए, ड्राइविंग सीट पर, तो गाड़ी आपको चलानी है, तो आपको ये बताया ना कैसे देश को चलाए, ये था। इसके अलावा बिल्कुल ये तो, हाँ बिल्कुल ये तो है ही। पर देखो सिनेरियो देखो, इंडिया को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक हिस्सा क्या आ गया, दूसरा हिस्सा ऐसे करके यहाँ पर। तो जब 2 हिस्सों में इंडिया टूटा, सबसे ज़्यादा इशू कहाँ आया, लोग यहाँ से यहाँ पर गए, यहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ पर गए। चैलेंज आया, बिल्कुल आया ये चैलेंज। जब ये चैलेंज आया तो इसको क्या बोला गया, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, यानी लोगों का आना जाना।
यानी एक रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया। अब यहाँ से इतने कई लाख लोग इधर आए, एक दो लोग तो नहीं आए। लाहौर हमें, अब आप सोच के देखो, रातों रात आपको ये पता लगे दिल्ली बीच में से दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, तब क्या होगा? सुबह ही भागोगे, भागो भागो भागो, पता लगा रात कोई घर से फोन आ गया, अरे 12 बजे देश दो हिस्सों में बट गए, भाग लो भाग लो। ये तो आपके सामने होगा। अगर मान लो पता लगे आज से 2 महीने बाद दिल्ली एक अलग उसमें बनने वाली है, देश अलग हिस्सा बन रहा है और इसके इधर का अलग हिस्सा बन रहा है, तब क्या होगा? आपको तो इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होगा, पर इश्यू किन को होगा? जिनकी यहाँ ज़मीनें हैं, जिनके यहाँ घर है, उन बेचारों पर क्या गुजरेगी? जिनका यहाँ कारोबार है, जिनका यहाँ पर काम धंधा चलता है, दुकानें हैं, सब कुछ हैं, मॉल हैं, उनका क्या होगा? वो क्या करेंगे? उनको तो बताया ना, उनको तो एकदम चिंता हो जाएगी। और जो लोग यहाँ रहना चाहेंगे वो सोचेंगे छीन लो। अगर मान लो धर्म के नाम पर भड़का दी चीज़ें, या फिर किसी और रिलीजन के नाम पर या कास्ट के नाम पर भड़का दिया, तो लोग ये क्या होगा, एक दूसरे से छीना झपटी होगी। यहाँ भी यही हुआ था, काफ़ी बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो गया, रिफ्यूजी क्राइसिस, शरणार्थी संकट पहला हो गया। दूसरा क्या है? रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया, यानी रिफ्यूजी यानी कि काफ़ी कई लाख लोग वहाँ से इंडिया में आ गए भाई, दिल्ली छोड़ के कहीं दूसरे हिस्से में जाएंगे। अब वो जहाँ जाएंगे वहाँ तो उनकी मकान ना दुकान ना कुछ नहीं, रोजी रोटी खाएंगे कैसे? वो तो मर जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, या फिर चोरी ये करेंगे, चोरी चकारी करेंगे। पर क्या होता है, रिफ्यूजी में कम रहेगा। तो ये है एक ह्यूमन के नाते आपका फर्ज बनता है जहाँ पर जाएंगे वो। तो यहाँ रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ तो देश के ऊपर क्या है, ब्रिटिशर ने इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन किया, तो रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ। पहला रिफ्यूजी क्राइसिस, अंग्रेजों ने इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन किया। एक्सप्लॉइटेशन जब किया तो यहाँ पर क्या है, इंडिया के पास पैसा ही न था, लोग आ गए, खाने पीने की व्यवस्था करनी है, सब कुछ करना है, कहाँ से करेगा देश? पता है पाकिस्तान से जो आए थे कहाँ पर रुके थे? कहाँ से? देखिए जो इधर आए ना, वो जैसे बांग्लादेश की तरफ आए, जो इधर से आए ना इस वाले हिस्से से, जैसे काफ़ी लोग लाल किला है ना इसके पास रुके थे, लाल किले पुराना किला है उसके पास रुके थे। उनका फिर क्या किया सरकार ने, 1947 की बात कर रहे हैं हम, उसके बाद सरकार ने क्या किया, उनका रिहैबिलिटेशन किया, उनके लिए कॉलोनियाँ बनाई, पुनर्वास बोला जाता है रिहैबिलिटेशन, यानी कि पूरा दूसरी जगह उनको हैबिटेट करवाना, दूसरी जगह बसाना। तो ये किया, उसके लिए कॉलोनियाँ बनाई। जैसे आप देखेंगे ना कैंप एरिया, कैंप एरिया क्या है, जहाँ पर वो कैंप लगे थे ना, तंबू लगे थे, वो कैंप, उस एरिया को बोला जाता है कैंप। वहाँ पर फिर उनका जैसे अगली पीढ़ी के लिए, जैसे ये जगह है मुखर्जी नगर है, ये है, जैसे इधर आसपास के कॉलोनी इंदिरा विहार है, जीटीबी नगर है, ये क्या है, ये वही है। यहाँ पर जो लोग वहाँ से आए थे ज़्यादातर लोग वही हैं, उन्हीं की अगली पीढ़ी को यहाँ पर ऐसे बसाएगा। ऐसे करोल बाग के आसपास आप देखेंगे ना, वहाँ पर वो हैं। तो ये है जगह जगह ना, फिर धीरे धीरे करके पीढ़ियों ने अपना भाई काम धंधा को शुरू कर दिया, ये वो लोग हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन, इसके अलावा क्या है, एक्सप्लॉइटेशन करके गए थे, पैसा था नहीं, रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हो गया था। तो अब क्या हुआ इसके अलावा पाकिस्तान ने कई ऊपर अटैक भी कर दिया था, बॉर्डर क्राइसिस भी था उस समय भाई, जम्मू कश्मीर में अटैक किया था ना पाकिस्तान ने, तो एक बॉर्डर क्राइसिस भी क्रिएट हो गया था कि हम करें क्या, लोग इधर उधर जा रहे हैं, जो है आर्मी है, पुलिस है, हर चीज़ दो हिस्सों में बट गई है। क्योंकि कुछ लोग तो जो ऐसे थे पाकिस्तान में थे, ऐसे चले गए, आर्मी पुलिस है, ये दो हिस्सों में बट गई थी, आधे इधर चले गए, पूरा सिस्टम बट गया था दो हिस्सों में। इवन ये तक बोला जाता कुर्सी मेज तक दो हिस्सों में बट गई थी, आधी कुर्सियाँ मेज इधर जाएंगी, आधी इधर जाएंगी, हर चीज़ दो हिस्सों में बट गई थी, क्योंकि इस हिस्से को भी कुछ मिलना था, इसको भी मिलना था। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल इशू तो आ ही गया था, फाइनेंशियल यानी पैसे का तो इशू था ही था, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन करके गए थे, चीज़ें वैसे ही दो हिस्सों में बट गई थी। जब पुलिस बट गई है, आर्मी बट गई है, आधी उधर चले गए, आर्मी कम हो गई, पुलिस कम हो गया, सिस्टम कम हो गया, इसके बाद क्या है,
ज़मीनें भी तो बट गई हैं। पंजाब की जो ज़मीनें थी, जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया माना जाता था, पाकिस्तान को चला गया, कुछ बांग्लादेश को चला गया। कम फर्टाइल एरिया यहाँ पर आया, बाकी एरिया भले ही फर्टाइल हो पर काफ़ी हिस्सा तो वहाँ चला गया। तो यानी कि लैंड भी बट गई 2 हिस्सों में। फाइनेंशियल इशू तो आना ही था, ऊपर से फाइनेंशियल इशू था, ऊपर से अटैक कर दिया। ऊपर से क्या है, ये तो अटैक किया ही किया, इसके अलावा क्या है, लोग इधर उधर आ रहे थे, लोगों में राइट्स हो रहे थे, कम्युनल वायलेंस हो रही थी, दंगे भड़क रहे थे, मारकाट हो रहे थे, उनको एक दूसरे को सुलझाना वो इशू था। और जो इस तरह के इशू होते हैं सबसे ज़्यादा उसमें जो सफ़र करती है महिलाएं और बच्चे करते हैं, याद रखना। महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा, वुमेन और चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। आदमी भाग के निकल जाता है, वो फंसते हैं। ये भी एक इशू था, बहुत बड़े वाला इशू था, यानी वुमेन सेफ्टी का इशू था, वुमेन सेफ्टी का इशू था, ये भी तो एक इशू था। तो इसके अलावा और कौन कौन से इशू थे, इसके अलावा और कई सारे इशू हो गए थे, कई सारे। अभी हमने देखा प्रिंसली स्टेट थे, प्रोविंस थे, राजा अपने आप को शामिल ही नहीं करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि अगर इसमें शामिल हो गए तो ये क्या करेंगे, ये हमारे सारे सब कुछ अपने में मिला लेंगे। राजा अपना अलग राग लाप रहे थे, वो सोच रहे थे हम तो पहले भी राजा थे, अब भी राजा रहे। जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर थे और बाकी लीडर थे, वो चाह रहे थे कि राजा तो गए, पटेल थे, वो क्या चाह रहे थे, वो राजाओं को इतना वो कर नहीं रहे थे, भाव नहीं दे रहे थे। तो ये क्या है, यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट थे उनका इशू था। वो क्या हो रहे थे, इंडिया में शामिल ही नहीं होना चाह रहे थे। आप देखेंगे जूनागढ़ के नवाब है वो जल्दी से शामिल नहीं हुए थे, हैदराबाद के थे, हैदराबाद के निजाम थे वो भी शामिल नहीं होने लगे थे। इसके अलावा हरि सिंह ने भी काफ़ी आनाकानी की थी। तो ऐसे करके भोपाल के राजा भी ऐसे ही कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि उनका क्यों, उनको लग रहा था कि आपकी राजा प्रजा तो ख़त्म हो जाएगी, वो इंडिया में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। तो चैलेंज ही चैलेंज थे। चिंता तो ये हो रही थी देश 2 टुकड़े में बटा, कहीं ज़्यादा टुकड़ों में न बट जाए। किस चीज़ का वजह ये थी, मैंने 1909 का एक्ट आपको समझाया था। 1919 में तो क्या किया था, उसको और ज़्यादा नीचे तक घुसा दिया गया, बोले सिखों को भी अलग कर देंगे, ऐसे करके उन्होंने किया गया था, बाकी चीज़ों तक भी उसको एक्सटेंड कर दिया था। ये क्या हुआ ना, यहाँ पर जैसे मैंने कल बताया था आपको 1909 का एक्ट है ना, यहीं से शुरुआत हो गई थी। अलग से मुस्लिमों के लिए एरिया का सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट, उनको अलग से उनको देखा गया, अलग से उनका निर्वाचन किया गया। तो अलग से किया गया, उन्होंने धर्म के मुद्दे को उभारा। नेता जब काम नहीं करते तो क्या बोलते हैं, धर्म का राग लापते हैं। जैसे पाकिस्तान की आर्मी काम नहीं करती तो इंडिया इंडिया इंडिया, जम्मू कश्मीर ये चलाना शुरू कर देंगे। काम खुद नहीं कर रहे, बोले कि सबसे पहले देखो 3 स्टेज में चला था ये चीज़, जो आप बोल रहे ना अलग क्यों हुआ। पहला स्टेज ये आती है कम्युनलिज्म की, सांप्रदायिकता की। ये बोलते हैं आपका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, नॉर्मल स्टेज होती है। बोलते हैं हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, दोनों साथ रहते हैं, साथ रहते। पहला स्टेप बोल दिया अलग हैं, साथ रहते हैं। नेताओं ने यही बोलना शुरू किया, देखिए हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग हैं, वोट क्योंकि उनको मुस्लिमों का चाहिए, उन नेताओं को। तो जो सेपरेट किया उनको सिखों को किया होता, सिखों का चाहिए। जिस जैन, पारसी, ईसाई या जिनको भी अलग किया होता उनको उनका चाहिए होता है, क्योंकि जीतना तो उन्हीं में से हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, उनको बोला कि पहली स्टेज आती है कि मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है, ऐसे करके बोले कि ठीक है अलग है। सेकंड स्टेज आती है 2 धर्म अलग हैं तो क्या रहता है, हमारा धर्म अच्छा है। समय बीतता है, अपने आप नहीं, 5, 10 साल 20 साल चले गए, अगली स्टेज आती है अलग, फिर दूसरा, हमारा धर्म अच्छा है। दूसरे को बुरा नहीं बोला है पर इनडायरेक्टली दूसरे का बुरा हो गया। हमारा अच्छा है, हमें प्राउड करना चाहिए मुस्लिम होने पर, हमें हिंदू होने पर प्राउड करना चाहिए। सेकंड स्टेज कोई भी XYZ ये आती है, हमें अपना धर्म अच्छा है, अपने धर्म में विश्वास करो। फिर अगली स्टेज क्या आती है, हमारा अच्छा है, उनका बुरा है, हम साथ नहीं रह सकते। जब साथ नहीं रह सकते तो हम अलग रहेंगे, और अलग रहेंगे तो हमें अलग ज़मीन चाहिए रहने के लिए।
जैसे परिवार के दो सदस्य अलग हो जाते हैं ना, आपने देखा है कि सास बहू में कई बार नहीं बनती है, अलग हो जाती है, पिता बेटे में नहीं बनती है, अलग हो जाते हैं। तो ये क्या रहता है, अलग ज़मीन चाहिए, अब उनको ज़मीन चाहिए, अलग से तो आसमान में तो बनेगी नहीं, उसी के एक हिस्से में फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे करके दो हिस्से हुए थे। इंडिया वाले बोले कि नहीं आप मुस्लिम चिल्ला रहे हो, जैसे ये हैं जिन्ना चिल्ला रहे थे मुस्लिम मुस्लिम। इंडिया वाले बोल रहे थे जो इंडिया के इस पार्ट में थे, बोले कि आपको मुस्लिम स्पेसिफिक मुस्लिम कर रहे हो तो आप भले ही चले जाइए, हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं, हमारे तो लीडर भी तो मौलाना आज़ाद हैं यहाँ पर, उस समय मौलाना आज़ाद से लेकर और कई सारे थे। इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको कि यहाँ पर यहाँ था, यहाँ इस एरिया में था, उनको तो मतलब वहाँ का शेर भी बोला जाता है उनको। इसके अलावा सीमांत गांधी बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी। तो ये क्या बोल रहे थे, इन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान में, पर क्या था डिसीजन हो चुका था। तो ऐसे करके ना दो हिस्सों में देश टूट गया। तो जब टूट गया, जब लड़ाई झगड़े होकर टूटा तो इश्यू भी आने लगे। कौन चाहेगा देश दो हिस्सों में बट जाए, कोई नहीं चाहेगा, पर बट गया, मजबूरी से। अंग्रेज थे, नहीं तो हो सकता है नहीं बटता। तो जब दो हिस्सों में बट गया तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला, यहाँ पर क्या आ गया, प्रोविंशियल स्टेट का इशू आ गया। राजा अपने आप अलग होना चाह रहे थे, देश वैसे ही बट गया, संकट पर संकट है, पैसा है नहीं, सिस्टम दो हिस्सों में बटा हुआ है, सारी चीज़ें दो हिस्सों में बट गई। वुमेन के इशू आ रहे हैं, वुमेन सेफ्टी के इशू आ रहे हैं, क्योंकि भाई कैंप लगा रखे हैं, वहाँ भी तो सेफ्टी के इशू होंगे ना, कुछ एकदम इतने लाख लोग रहते हैं, और वैसे भी वहाँ से जो आ रही थी वुमेन और परिवार आए थे, उनके इशू आ रहे थे। इसके अलावा राइट्स के इशू आ रहे थे, दंगों के इशू आ गए थे, क्योंकि संपत्ति जला देते हैं, सड़कें वगैरह पर आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ जला देते हैं, उसके इशू थे, समस्याओं की बरबार थी। और अगले क्या बोले, हमने आपको आपके हवाले छोड़ दिया, आपके भरोसे छोड़ दिया, आप जो करना है करिए। क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? आप होते आप क्या करते हैं? बोले हमने तो सब कुछ दे दिया, आपको सारी पावर दे दी, जो मन करना है करिए। अरे करने के लिए छोड़ा क्या है आपने? तो फिर क्या हुआ बताइए? बोले ठीक है, आपने छोड़ दिया ना, हम तो वो हैं कि जो मतलब हम तो वो हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। बोले ठीक है, आप छोड़ के चले गए ना, जाइए, आप इत्मीनान से जाइए, हमारा देश हमें संभालने दीजिए, हम संभालेंगे देश को, हमसे जैसे बन पड़ेगा हम संभालेंगे। फॉरेनर जो थिंकर थे, यानी जो यूरोप के जो लोग थे, यूरोप में जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनको थिंकर बोला जाता था, वो बोल रहे इंडिया नहीं बचेगा, ये तो अगले कुछ साल में और ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे। इसको देखकर नहीं बोलेगा ऐसी स्थिति को कोई भी देख लो, दंगे हो रहे हैं, वुमेन के इशू है, चिल्ड्रन के इशू है, देने के लिए पैसा नहीं है, अलग अलग स्टेट, अलग अलग जो राजशाही राज्य हैं, प्रिंसिपल स्टेट है, वो अलग मांग कर रहे हैं अलग होने की। पाकिस्तान जैसा देश अटैक कर देता है, आपके पास है क्या, सुलझाओगे कैसे? तो ये बोलता है ना कि हम ऐश से दोबारा उठते हैं, हम राख से दोबारा उठते हैं। फिर ऐसे ही हुआ, बोले कि ठीक है आप जाइए। फिर भाषण दिया गया, फ्रीडम एट मिडनाइट, कि जैसे ही 12 बजे का घंटा बजा कि हुआ ना 15 अगस्त की, जैसे ही 14 अगस्त की रात हुई, 12 बजे का घंटा बजा, पूरे सब खुश थे, दुख थे सबको काफ़ी ज़्यादा। उनको पता था कुछ एकदम बहुत ज़्यादा जितना नुकसान कर सकते थे करके गए हैं, जो कुछ हो सकता था अब नहीं संभला। तो जैसे फिर भी हमने छीना है अपने आप, फिर भी नहीं देकर गए, क्योंकि आर्मी से लेकर सब कुछ इंडिया के फेवर में हो गई थी, जो इंटरनल भी थी वो भी। तो क्या हो गया, फिर बोले कि ठीक है, जैसे घंटा बजा तो एक जवाहरलाल नेहरू जी ने, उस समय के लीडर थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस लीडर थे, तो उनके हेड बनाए गए थे, तो उन्होंने बनाया दिया भाषण, फ्रीडम एट मिडनाइट, राह आज़ादी के बाद रात के, यानी फ्रीडम एट मिडनाइट, रात में बिल्कुल आज़ादी मिली है। तो उसमें क्या बोला उन्होंने, यही बोला कि सदियों की गुलामी से देश बाहर निकल रहा है। और ठीक है, एक दौर था
एक समय था, वो एक इरा था, वो चला गया है। अब हम अपने देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, नई है देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, ये बोला हम। तो ये बोला, तो इसने क्या बोला, इसने फिर ऐसे करके भाषण दिया। इसके बाद जो स्पीच दिया, इसके बाद क्या है, वो स्पीच है वो पूरा नेट पर मिल जाएगा, आपको सर्च करेंगे तो काफ़ी बड़ा है। तो फिर दुख भी था, खुश भी था। खुशी इसलिए थी कि देश आज़ाद हो गया, हम अपना नियम कायदे खुद बनाएंगे। दुख इसलिए थी कि कुछ जितना नुकसान कर सकते थे करके गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर देश ने क्या किया, बोला कि ठीक है हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, देश का संविधान बनाएंगे। तो जब वो चुनौतियाँ थी तो कैसी सरकार बनाएंगे, अब देश टूटने को है, तो आप जाने अनजाने एक ऐसी सरकार क्रिएट करेंगे जिसमें जो यूनियन है, जिसको कि फेडरल आपने पढ़ा था, जिसको कि संघ बोला जाता है, फिलहाल जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोला गया, वो ज़्यादा पावरफुल हो। नहीं तो छोटे छोटे वो स्टेट भी अलग हो रहे हैं ना, प्रिंसली स्टेट अलग अलग मांग कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि टूट, कहीं जाति के नाम पर है, कास्ट के नाम पर है, कहीं साउथ के स्टेट हैं वो लिंग्विस्टिक इशू में है, भाषा के नाम पर अलग होने की बात करें, कहीं राज्य वैसे भड़का रहे हैं। तो आप करेंगे क्या, एक ऊपर एक पावर बनाएंगे जिसके पास ज़्यादा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देंगे या नहीं, कोई तो हो जो उनको रोक के रखे। तो यहाँ क्या किया, यहाँ पर इसको जो स्टेट है, स्टेट को कम पावर देंगे। ज़्यादा पावर दे दी तो ये अलग हो जाएंगे, कम पावर देंगे तो ये इसको रोक के रखेंगे देश में। ऐसे ही तो बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। इसके अलावा आप और क्या करेंगे, वुमेन के इशू हैं, बाकी इशू हैं, राजाओं को भी मनाना है, राजाओं को चिंता है। राजा 567 के आसपास छोटे मोटे राजा थे, छोटे से लेकर बड़े लगभग इतने ही माने जाते हैं, 567 मतलब 567 एक रफली आइडिया दिया जाता है, इतने राजा थे। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, पर एक सामान्य रूप से आंकड़ा 567 है। तो ये क्या है, इनको भी अपने साथ जोड़ के रखना था। अब पटेल जी की बारी आई, क्योंकि सब अलग हो रहे थे। अब बोले कि ठीक है, अब ऐसा करते हैं, एक एक जो जितने भी हमारे जितने भी इश्यू है ना, इनको 1 बाय 1 हैंडल करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या था, यहाँ पर क्या है, रिफ्यूजी क्राइसिस था। अलग हुए थे, रिफ्यूजी क्राइसिस था। रिफ्यूजी क्राइसिस में क्या है, बेसिक कंडीशन का इशू आ रहा था, सारी चीज़ें का इशू आ रहा था। उनको टैकल करने के लिए ये है कि भाई अधिकार भी होने चाहिए, सरकारें कभी किसी के अधिकार को नहीं छीने। इसके अलावा जो ये थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, अब राजा क्या बोल रहे थे, प्रिंसली स्टेट में राजाओं को सौंपा गया जिम्मेदारी, पटेल को, सरदार पटेल जी को जिम्मेदारी सौंपी गई कि राजाओं को आप इंडिया में शामिल करो। तो इसने एक पॉलिसी अपनाई, ब्लड एंड आयरन की, लो की नीति और रक्त की नीति बोला जाता है। इसके अलावा इसको बोला जाता है, इन्होंने आयरन की पॉलिसी अपनाई, यानी लो की नीति बोला जाता है। उसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया, देखिए या तो आप हमारे साथ आ जाइए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम अपनी आर्मी भेजकर आपको वैसे मिला लेंगे। यही तो बोला, कई जगह हुआ भी, हैदराबाद में यही तो हुआ ना। तो क्या हुआ, काफ़ी राजा बोले कि देखो अंग्रेज तो चले गए, आप तो यहाँ पर हैं, यहाँ पर है, तो अब क्या होगा, आप यहाँ पर रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, आपको सामना तो यहीं पर करना होगा ना। बात भी सही थी, ब्रिटिशर तो नुकसान करके चले गए थे, तो यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ आपको हमसे ही सामना करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, काफ़ी जो स्टेट थे वहाँ इंडिया के अंदर आ गए। बोले कि ठीक है, हमें कुछ अधिकार चाहिए। इन्होंने बोला ठीक है, क्या अधिकार, बोले कि जो आपकी ज़मीनें हैं, बोला कि महल आपके, संपत्ति आपकी, बीवी आपकी, क्योंकि राजा कई सारे शादियाँ किए हुए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, तीनों चीज़ें दे दी गई, महल, उनकी पत्नियाँ उनकी रही जितनी हैं, इसके अलावा रानी महारानी काफ़ी होती थी, इसके अलावा जो संपत्ति है, महल संपत्ति उनकी। अब संपत्ति की जमीन जायदाद की बात आ गई। तो एक जब संविधान बना था तो राइट टू प्रॉपर्टी भी था,
राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार था जब देश आज़ाद हुआ, तो बाद में हटा दिया गया। ये लाया गया इसलिए जमींदार और इन लोगों को शामिल किया जाए, ये लाया गया। यानी ऐसे करके काफ़ी राजा शामिल हो गए, मान गए। जो नहीं माने बाद में उनको वैसे करके मना दिया गया, आर्मी से ज़बरदस्ती करके मैक्सिमम राजाओं को शामिल कर लिया गया और उनकी पावर दी गई यूनियन को, संघ को, ताकि इतना पावरफुल बना दो कल को पाकिस्तान है या कोई भी आए तो उसको दिक्कत न करे। क्योंकि उन्होंने एक और चीज़ देखी साथ में, ये देखा कि चाहे मुगल इरा है, मुगल एम्पायर था अकबर वगैरह, चाहे अशोका का इरा है, अशोक का समय था, जब भी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट कमज़ोर हुई देश टूट गया। तो उन्होंने क्या किया, जितना पावरफुल बना सकते थे लगभग इतना पावरफुल बना दिया कि यहाँ भी वायलेशन ना हो, इतना भी ना बनाओ कि सारे चीज़ें ऊपर सिमट जाए और नीचे के लोग कुचल के मर जाएं। नहीं, जितना हो सकता था उतना पावरफुल बनाया, साथ में इनको भी अथॉरिटी दी गई ताकि अपने काम भी आराम से होते रहे। लोग पता लगा यहाँ ज़्यादा पावरफुल बना दिया, इतना पावरफुल बना दिया कि नीचे की सुन ही नहीं रहे हैं। नीचे की नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, लोगों का यहाँ तक बात ही नहीं पहुँचेगी, लोगों का विद्रोह बढ़ेगा और लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। तो दोनों को पावरफुल बनाया, ठीक है, इसको ज़्यादा बना दिया, इसको कम बनाया। इसके अलावा आपके फंडामेंटल राइट दिए गए कि जब संविधान बना तो हर एक को अधिकार दिए जाए। देश है, हम तो अपना देश अपने अनुसार बनाएंगे। हमारे देश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मुस्लिम देश की मांग तो आप कर रहे थे ना, हम तो नहीं कर रहे हैं। हम तो अपना देश अच्छा बनाएंगे और हमारे देश में हर कोई जिएगा और हर कोई अपने आस्था के ऊपर, अपने बिलीफ के ऊपर फेथ करेगा। तो फंडामेंटल राइट दिए गए जिसमें ये लिखा गया कि ये चीज़ें तो सरकार को देनी ही देनी है, ये चीज़ें की गई। इस तरह के सरकार के पास पैसे नहीं थे, बताए ना, कंडीशन ऐसी थी, तो कुछ ये बोला ठीक है भाई सारी चीज़ें नहीं दे रहे, आगे आने वाले समय में देंगे, जो कि आपका DPSP दिया गया था। ऐसे कर करके जो आपका संविधान बनाया गया। अब इनको बनाने के लिए क्या किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अब क्या होता है ना, इन चीज़ों को दें कैसे, तो बताए ना, अलग अलग देशों का ये देखा गया। कुछ तो चीज़ें हम ये देखते हैं हमारे घर में क्या है, हमने देखा 1935 का हमारे सामने तो आया है भाई, 12 साल पहले तो आई है कोई चीज़, ज़्यादा पुराना तो नहीं है। 12 साल पहले का हमारे पास एक कानून है, इसमें से काम की चीज़ें हमने छांट ली। रफ से फेयर करते हो आप भी अपनी कॉपी को, तब छांटते हैं, तो इसमें से छांट ली, इसमें से 50% चीज़ें काम की लगी। फिर बोला कि बाकी चीज़ें कैसे बनाएंगे, बाकी चीज़ें ये देख लेते हैं, जो बाकी ठीक ठाक लोग हैं, जो ठीक ठाक देश हैं, उन्होंने किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उनमें क्या फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। हो सकता है उस समय फंडामेंटल राइट किसी ने नहीं दिए होते, तो हम भी नहीं देते, देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं मिलते। पर ये देखा ना कि अलग अलग देशों ने दिए हैं, अमेरिका ने दिए हैं, ऐसे तो हमने भी दिया गया। ऐसे ही देखा कि अच्छा प्रियम्बल भी होती है, प्रियम्बल बना देते हैं। अलग अलग जो हमें काम की लगी अलग अलग देशों से हमने लेकर आए। अब कल की क्लास में हम ये ही पढ़ेंगे किस देश से हम क्या चीज़ लेकर आए जी, और किसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में शामिल किया, ये हम पढ़ेंगे। कल की हमारी क्लास इसी पर रहेगी। साथ में ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में 395 बातें हैं, उसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं। भाई सारे तो नहीं हैं, ये तो हम पढ़ लेंगे भाई कौन कौन सी चीज़ें लेकर आए। साथ में ये पढ़ेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये पढ़ लेंगे। तो कुछ पूछना है यहाँ तक? कुछ पूछना है बेटा? ठीक है। आपकी बाकी सहेलियाँ नहीं आ रही हैं?